नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बढ़ते खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। सरकारी कार्यालय समेत थानों को लेकर दिए निर्देश। लखनऊ से यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए। सरकारी कार्यालय थानों में प्राइवेट कार्यकर्ता ना मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट कार्यकर्ता ना मिले। थानों में कोई भी प्राइवेट कर्मी कार्य करता हुआ ना मिले। ऐसा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। राजस्व वादों की समीक्षा प्रतिदिन जिला स्तर पर की जाए। साथ ही साथ थाने में आने वाले शिकायतों की नियमित भी समीक्षा की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को ये निर्देश दिए हैं। सरकारी कार्यालय थानों में प्राइवेट कार्यकर्ता ना मिले और ऐसा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व वादों की समीक्षा प्रतिदिन जिला स्तर पर की जाए। तो थानों में कोई भी प्राइवेट कर्मी कार्य करता हुआ ना मिले और अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जानकारी सामने आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए। सरकारी कार्यालय समेत थानों को लेकर निर्देश। सीएम की ओर से अफसरों को सरकारी कार्यालय थानों में प्राइवेट कर्मी कार्य करता हुआ ना मिले। थानों में कोई भी प्राइवेट कर्मी काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि अब सरकारी कार्यालयों में जो है प्राइवेट कर्मी कार्य करता हुआ ना नजर आए। जी बिल्कुल, जो जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही थी और खासकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कुछ ऐसी शिकायतें पहुंची थी कि जहां पर डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस और थानों पर जो प्राइवेट कर्मचारी लगाए गए हैं अफसरों की मनमर्जी के हिसाब से वो कहीं न कहीं दोहन का काम करते थे, जिससे जनता जो है काफी परेशान नजर आ रही थी। और साथ यह भी देखने में आया कि जिस तरह से सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई थी जनता को न्याय के लिए, जो है जिस तरह से योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक सपना है कि हर व्यक्ति को न्याय मिल सके और इसी के मद्देनजर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास दिशा निर्देश दिया है अफसरों को। और साथ ही साथ यह निर्देश डीजीपी और प्रमुख सचिव को भी जारी किया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब प्राइवेट कर्मी किसी भी हाल में थानों, पुलिस और सरकारी दफ्तरों में नजर न आए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी जी आसिफ, जिस तरीके से हम देखें सरकारी कार्यालयों में खासकर नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है प्राइवेट कर्मी घुस जाते हैं और अपनी एक आमदनी का ठिकाना जो है बना लेते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए कितना बड़ा एक्शन होगा? देखिए जो ही अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में चाहे पुलिस विभाग हो या राजस्व विभाग हो, सभी कर्मचारी जो है अपना एक मुंशी रखते हैं। छोटे स्तर की बात करें और यही मुंशी कहीं न कहीं जो है दलाली का काम करते हैं, कर्मचारियों और आम जनता के बीच लेन देन का एक सेतु का काम करते हैं। और जिस तरह से ऐसे कई मामले आए हैं, घूसखोरी के मामले भी सामने आ चुके हैं, तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह एक्शन लिया है और साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया है कि ऐसे प्राइवेट लोगों को न रखा जाए। वही सबसे अहम बात क्या है कि थानों पर जिस तरह से प्राइवेट ड्राइवर रखे जाते हैं थाना प्रभारी के, और यह ड्राइवर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ तो करते ही है, साथ ही साथ आम लोगों का दोहन करने में इनकी जिस तरह से मदद ली जाती है, तो ऐसे में एक गलत मैसेज भी सरकार के प्रति जाता है और
संबंधित थाने के प्रति जाता है। और फिलहाल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश पर जहां एक तरफ डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और साथ ही साथ यह निर्देश दिया कि पुलिस थानों और चौकियों पर जो प्राइवेट व्यक्ति हैं, चाहे ड्राइवर हो के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे खाना पकाने के मामले में इस्तेमाल किया जा रहा हो, या फिर कुछ ऐसे थानों पर इनपुट मिला है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो दिन भर साहब की हुजूरी में लगे रहते हैं। कोई फरियादी थानों पर पहुंचता है तो उनसे यही प्राइवेट व्यक्ति डीलिंग करना शुरू कर देते हैं, उनके काम के एवज में जो है रुपए की मांग करते हैं। और कहीं न कहीं ये जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है और साथ ही साथ एक सरकार की छवि भी धूमिल करने का काम करती है। वहीं अगर बात करें राजस्व विभाग में, जिस तरह से राजस्व विभाग को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि यहाँ भी प्राइवेट कर्मी काम न करें, तो कई ऐसे कार्यालय हैं कि चाहे आरटीओ विभाग में हो या फिर थानों पर या पुलिस विभाग में या फिर लेखपाल के साथ चलने वाले प्राइवेट मुंशी, या कहीं न कहीं जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही साथ जो आम जनता होती है उसे न्याय मिलने के बजाय अगर कोई चीज की मांग पूरी नहीं होने पर उनको टरकाया जाता है, दौड़ाया जाता है और भटकाया जाता है। तो ऐसे में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का फैसला कहीं न कहीं सराहनीय है और अगर इस पर अंकुश लगता है तो कानून व्यवस्था तो सुधरेगी, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामले भी सामने नहीं आएंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसा पाए जाने पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है और सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि अगर कोई प्राइवेट कर्मी सरकारी कार्यालयों में काम करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और बढ़ते हैं आगे, यूपी के मथुरा में बुधवार सुबह पुलिस एनकाउंटर हुआ और 1 लाख का इनामी और पूर्वांचल का कुख्यात अपराधी पंकज यादव को पुलिस ने मार गिराया। उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। यूपी पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश का एनकाउंटर हुआ। मऊ के रहने वाले पवन यादव पर हत्या समेत 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। वह कई पुलिसकर्मियों को भी हत्या कर चुका था और वह माफिया मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। फारूक, 1 लाख का इनामी बदमाश बताया जा रहा है पंकज यादव, जिसे मुठभेड़ में मारा गया है, क्या जानकारी मिल रही है? 1 लाख का इनामी बदमाश है पंकज यादव, जिसका जो है मूवमेंट मथुरा की तरफ हो रहा था। तो तभी जो है मुखबिर से सूचना मिली और एसटीएफ ने जो है घेराबंदी करी। आगरा एसटीएफ ने जब इसकी घेराबंदी करी तो फरे टोल प्लाजा के नजदीक जो है इसने पुलिस पर गोली चलाई। जब पुलिस ने इसको गोली, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इसको गोली चलाई और एसटीएफ के द्वारा जो है 1 लाख का ये इनामी पंकज यादव मुठभेड़ में ढेर हो गया। और इस पर जो है 40 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। और ये मऊ में एक मन्ना ठेकेदार जो थे उसकी हत्या में ये शामिल था एक, और उनके जो गवाह थे पुलिसकर्मी, उसकी भी हत्या में ये बदमाश जो है शामिल था। ये पंकज यादव जो है साफ शूटर है और मुख्तार अंसारी का गुर्गा बताया जा रहा है। और बिहार के जो शहाबुद्दीन थे उनका भी ये गुर्गा बताया जा रहा है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है इसमें कि ये बदमाश जो है काफी शार्प शूटर था और इसने कई हत्याएं और डकैती को इन्हें अंजाम दिया था, जिसके 40 मुकदमे इस पर लगातार जो है मतलब चल रहे थे। और अभी भी ये किसी हत्या की फिराक में मथुरा मूवमेंट कर रहा था, जिसमें मुठभेड़ के दौरान ये ढेर हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, माफिया मुख्तार अंसारी के साथ साथ शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर बताया जा रहा था और इसी के साथ पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने किस तरह से जो है पकड़ा है इनको और कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया जहां ये माफिया, ये बदमाश जो है ढेर हुआ है, क्योंकि पहले से भी बताया जा रहा है कि कई पुलिस वालों की हत्या कर चुका है ये। जी बिल्कुल, जो ही
एक दो दिन से इनको सूचना पुलिस को लगातार प्राप्त हो रही थी और एसटीएफ को हो रही थी कि ये पंकज यादव जो शार्प शूटर है ये मथुरा में मूवमेंट कर सकता है, यानी मथुरा में कहीं ये वारदात को अंजाम दे सकता है। इसको लेकर मथुरा पुलिस और एसटीएफ सक्रिय हो गई थी। तो कल इनको जो है जैसी सूचना मिली है कि ये जो है मथुरा में मूवमेंट करेगा और मथुरा की सीमा में घुसने के बाद में फरे के नजदीक जब ये पहुंचा है तभी एसटीएफ ने इसकी घेराबंदी करी है। और एसटीएफ के जो डिप्टी एसपी हैं धर्मेश, उन्होंने इसकी घेराबंदी करी और घेराबंदी करने के बाद में जब ये पुलिस पर जो फायर इनने किया है तब उसके बाद एसटीएफ ने भी इस पर फायरिंग करी है और उसमें ये मुठभेड़ हुआ है, ये ढेर हुआ है मुठभेड़ में, क्योंकि ये शार्प शूटर है और इस पर कई हत्या और डकैती के मुकदमे इस पर दर्ज है। 40 मुकदमे से अधिक इस पर चल रहे हैं और माफिया मुख्तार अंसारी का और शाहबुद्दीन का गैंग का ये सदस्य भी बताया जा रहा है। अभी देखिए मामला और सामने आएगा। एक साथी इसका भागने में भी फरार होने में कामयाब हुआ है, जिसको पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही हैं और कई टीमें इसके पीछे भी लग गई हैं। जो साथी भागा है उसकी भी तलाश जारी है। इसके पास से पिस्टल और कारतूस और मोटरसाइकिल और तमाम तरीके के हथियार भी इससे बरामद किए हैं पुलिस ने। जी बिल्कुल फारिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया है और हालांकि एक साथी जो है भागने में कामयाब रहा और पुलिस फिलहाल उनकी तलाश कर रही है। और बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट से सुनवाई गई। 3 माह की सजा के खिलाफ आप सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों की अपील मंगलवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने खारिज कर दिया। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा को बहाल कर आरोपियों को 9 अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया। फैसले से सांसद, पूर्व विधायक समेत सभी आरोपी की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। बता दें कि शहर में हो रही बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। अमेठी में कई दिनों बाद आज फिर से मौसम ने अपना रुख बदल दिया। बता दें कि सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक शुरू हुई बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए। बता दें कि पिछले महीने से ठीक तरीके से बारिश न होने के चलते किसानों के फसल बर्बाद हो रहे थे। तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और मौसम ने अपना जो रुख है वो बदला है और अब इस बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखी जा रही है। और वहीं बांग्लादेश में भारी विरोध प्रदर्शन और अराजकता के बीच शेख हसीना को इस्तीफा देने के साथ ही देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना देश में तख्ता पलटने के बाद सीधे भारत का रुख किया, जिसके साथ ही सियासी पारा हाई हो गया। सुनिए राजनीतिक बयान, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही। स्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज दोनों सदनों में इसके ऊपर एक विस्तृत बहस होगी और सरकार इस बहस को फैसिलिटेट करने में अपना पूरा योगदान निभाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर सदन में बहस होनी। Well, look, as far as India is concerned, I think the first and most important signal we need to send to the people of Bangladesh is that we stand with them. That there is no other vested interest that India has. We have interests, obviously, in a peaceful, prosperous Bangladesh, but we are with the people. We stand for their right to determine their own political destiny and their own representatives.
Having said that, we obviously have to be very much on alert. There are some disturbing reports coming, as you know, of attacks on Hindu homes, temples, and individuals. One might hope this will calm down, especially because every sort of popular uprising is followed by some degree of anarchy. We all saw the pictures of looting, etc. yesterday. It may calm down and stabilize in a couple of days, in which case we don't have to worry. If it doesn't, I think it's a good step that the external affairs ministers who have been briefing all party leaders. We welcome that move on part of the external affairs minister. We are completely with the government as far as national security and the safety of our citizens are concerned. What's happening in Bangladesh is very worrying. It's not just, we can't just say that it's merely a toppling of an unpopular government. It seems to be something more deeper than that. The safety of our citizens, the safety of our borders is very, very important. And eventually, whatever government forms there, we have to make sure that that government is in line with us in terms of our national interest and is not against us, and it's not some radical government which is against the Indian interest. देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, ये सरकार चेंज आने के बाद जो अभी स्थिति है, वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है, उनका घर का फीमेल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये सारी जो प्रशासन है, अभी जो जमात का प्रशासन और मिलिट्री भी जो है, उनका सपोर्ट ज्यादा है। और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। उस देश की हालत देखिए, ये इसलिए कि लोकतंत्र के नाम पर वहां तानाशाही चला रही थी। विरोधियों को जेल में डाला, झूठे मुकदमे डाले, मर्डर हो गए विरोधियों के, महंगाई हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई और सत्ताधारी घूमते रहे। जनता जो होती है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान हो, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हद तक जनता सह लेती है, बाद में सड़क पर उतरती है। और खबर अयोध्या से है, जहां सर्किट हाउस में सीएम योगी के साथ हुई मीटिंग के सपा के बागी विधायक अभय सिंह भी इसमें शामिल हुए, जहां उन्होंने अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल भी उठाए। साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि डीएनए की मांग जो कर रहे हैं वह अपनी अंतरात्मा को झांकी, और ये जानकारी अयोध्या से सामने आ रही है। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आया था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्षेत्र की समस्याओं पर रोड के लिए, नाली के लिए, सड़क के लिए, इसके लिए मैं आया था। हाँ, रोड, नाली, सड़क जो व्यवस्था खराब हो ठीक होगी। ये हुआ कि हाँ सब व्यवस्था ठीक होगी। हाँ, उतने अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए वहाँ लखनऊ भेजा गया, जो डॉक्टरों ने टीम ने भेजा। डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले महिला विरोधी हैं। डीएनए टेस्ट की मांग करना बिल्कुल गलत है। महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं का डीएनए टेस्ट नहीं कराता है। यहाँ माँ दुर्गा पूजी जाती है, महिला के रूप में माता लक्ष्मी पूजी जाती है, माँ सरस्वती पूजी जाती है। जो लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं उनको अपने अंतर में झांकना चाहिए। ये महिला विरोधी बात है, महिलाओं का अपमान करने वाली बात है, बहन और बेटियों का अपमान करने वाली बात। और वहीं बांग्लादेश में भारी उबाल और बवाल के बीच सोमवार यानी 5 अगस्त को तब तख्ता पलट हो गया, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न सिर्फ पद से इस्तीफा दिया बल्कि देश भी छोड़ दिया। वह इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बांग्लादेश की घटना पर बयान दिया है, और जयशंकर ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया और शेख हसीना को प्रधानमंत्री कहा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को भी भारत की प्राथमिकता बताया। और इसी मुद्दे पर जो राजनीतिक बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो। चाहे वहाँ पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं। वहाँ जितने माइनॉरिटी वाला है अभी बचा हुआ, उनका ऊपर प्लान माफिक अटैक हो रहा है, उनका प्रॉपर्टी लूट हो रहा है,
उनका घर का फीमेल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो प्रशासन है इस बारे में डिसीजन लेके कड़ी कदम उठा के वो वहां का आदमी का बचाना। देखिए, लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।